चलिए, सो लेट्स स्टार्ट दिस शेरोवाली 2 विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। लेट्स मूव कि आखिर आज हमको क्या करना है। तो आज हम ये देखेंगे शेयर मार्केट के अंदर हम इन्वेस्ट कैसे करें। कुछ लोग मुझसे पूछते हुए नजर आते हैं कि स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में क्या है। देखिए, नॉर्मल टर्म जो है वो स्टॉक मार्केट ही, क्योंकि स्टॉक मार्केट इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ सिक्योरिटी। शेयर है, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, बहुत सारी सिक्योरिटीज हैं, तो हम उसे स्टॉक मार्केट कहते हैं। जहां सिर्फ शेयर बिकते हैं उन्हें हम शेयर मार्केट कहते हैं। सो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नाउ अब हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट जो है उसके अंदर शेयर्स हम अगर खरीदना चाहें तो हम शेयर्स कैसे खरीदें। देखिए, दो मार्केट्स होते हैं। पहला मार्केट होता है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट, और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब नए शेयर ऑफर हो रहे हैं और हम उन नए शेयर को खरीद रहे हैं, जिसको हम ये बोलते हैं दैट आईपीओ के थ्रू हम इन्वेस्ट करते हैं। तो आप अगर अपने पैसों को पहली बार इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो अब आपके पास दो चॉइस, या तो आप प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करें या तो आप सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट करें। आइदर यू इन्वेस्ट इन प्राइमरी मार्केट और यू इन्वेस्ट इन सेकेंडरी मार्केट। चाहे तो आप प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करें, चाहे तो आप सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट करें, आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते। सेकेंडरी मार्केट मीन्स व्हाट? सेकेंडरी मार्केट मीन्स जो ऑलरेडी शेयर्स कंपनी इशू कर चुकी है, जो बाजार में जा चुके हैं, उन बाजार में पहुंच चुके शेयर्स को जिन लोगों ने ले लिया है उनसे खरीद। एक होता है डायरेक्ट कंपनी आपको ऑफर कर रही है और आप खरीद रहे हो, दैट्स कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो आपने डायरेक्ट कंपनी से खरीदा है। लेकिन आपने कंपनी से डायरेक्ट नहीं खरीदे, कंपनी की तो पब्लिक इशू 10 साल पहले आया था, लेकिन अब वो पब्लिक इशू के बाद जो शेयर्स मार्केट में वो बिकने को तैयार है, तो मैं अगर और किसी से खरीदूंगा और बेचूंगा तो दैट वुड बी ट्रीटेड एज सेकेंडरी मार्केट। उसे हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। सो अब आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर में मैं कितना इन्वेस्ट करूं या सेकेंडरी मार्केट में मैं कितना इन्वेस्ट करूं, तो अब मैं बताऊंगा आपको कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे। दैट इज अ डिफरेंट मैटर, उसे हम बाद में देखेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, कितना इन्वेस्टमेंट करना है हमको, तो आज एक नया रूल मैं आपको दे रहा हूं कि आपकी कमाई, आपके टोटल इन्वेस्टमेंट, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो पहले तो आप अपनी कमाई देखो कि आपकी कमाई क्या है। जो भी आपकी सैलरी है उसका 50% तो आपकी नीड पर खर्च होना चाहिए, दैट इज हाउसिंग, ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, आपकी ईएमआई, ये सब 50% में कवर होनी चाहिए। बाकी बचे 30% जो है वो आपकी शॉपिंग हो गई, सब्सक्रिप्शन हो गई, हॉबीज हो गई, ईटिंग आउट हो गया, लग्जरीज हो गई। 30% will go there and remaining 20% should be saving, and out of this 20% you have to invest. So 50-30-20 is such a rule कि आपकी टोटल सैलरी या टोटल इनकम को कंपोनेंट्स में बांट दो। व्हाट इज योर नीड, इट शुड बी विद इन 50% रेंज. What should be your wants, it should be in 30% range, and what is saving, that would always be 20% range. But the problem is different. सर, हमारे तो नीड्स में ही सैलरी का 70% खर्च हो जाता, अब बचा ही 30%, then you have definitely going to cut your wants. आपको अपने wants पे 20% जो है वो कम करना पड़ेगा. You have to reduce
फ्रॉम योर वांट्स, आपको अपनी वांट्स में से कम करना पड़ेगा। बट ये 50-30-20 का नियम तो लगाना ही पड़ेगा। और अगर ये कहते हैं कि मैं शेयर मार्केट में 1 का 2 करने के लिए लोन ले लूं, तो सर उससे बड़ी गलती दुनिया में दूसरी नहीं हो सकती। लोन लेकर शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाया जाता, ये बात सब ध्यान रख लें। जितने लोग डूबे हैं शेयर मार्केट में, वो सिर्फ इस लालच में डूबे हैं कि सेविंग तो हमारी है कम, लेकिन हमें इन्वेस्ट करना है, तो हम बाहर से उधार लेकर यहाँ पर इन्वेस्ट कर दें। और अगर आज के दिन जैसा दिन हो जब शेयर मार्केट में गोता लगाया हो, तो उस समय आपको पता चलता है कि लोन पर 12%, 13%, 11% लोन पर लिए गए पैसे की वैल्यू नेगेटिव में चली गई, क्योंकि आज शेयर मार्केट में जबरदस्त डिप मारा है ओमिक्रॉन के दस्तक के कारण। तो ऐसा तो होता है, ये तो होता ही है, शेयर मार्केट का रूल है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि शेयर मार्केट हमेशा ऊपर ट्रेंड में नहीं जाता है, नीचे भी आता है। कुछ दिन अभी ये नीचे रहेगा, फिर ये ऊपर जाएगा, बट ऊपर सर्टेनली जाएगा। तो ये गोल्डन पीरियड है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का। यानी अगर अभी आप पिछले हफ्ते आप कहते कि हम क्या शेयर मार्केट में एंट्री मारें, तो मैं आपको बोलता कि आप रुको। लेकिन आज मैं आपको बोलूंगा कि जल्द से जल्द अब आप अपनी शेयर मार्केट में एंट्री बना सकते हैं। और ये शेयर मार्केट जनवरी में जब बुलिश ट्रेंड पर जाएगा, तब तक आप अपने इन्वेस्टमेंट सिस्टमैटिकली कर लीजिए। दैट इज नीड ऑफ द आवर। ना मैं अपनी सेविंग्स को कैसे इन्वेस्ट करूं, आज मैं आपको तीसरा फॉर्मूला बताऊं। पहला फॉर्मूला मैंने आपको उस दिन बताया था कि आपके पैसे डबल कैसे होते, तो मैंने आपको कहा था 72 से डिवाइड कर दीजिए उस रेट को, एंड यू विल गेट द हाउ मेनी ईयर्स को डबल हो जाए। फिर मैंने आज आपको एक फॉर्मूला दिया कि आपकी 100% इनकम में से सिर्फ 20% सेविंग में डालना है। और अब मैं आपको बोल रहा हूं कि इस 20% सेविंग में से रेनी डे हटाकर, रेनी डे मतलब अब रेनी डे काफी बड़ा हो गया है, आप ये मान के चलिए 12 महीने तक आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो फंड होता है उसे हम बोलते हैं रेनी डे फंड, जिसको हम म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं, जिसको हम फिक्स डिपॉजिट में लगा सकते हैं। लेकिन रेनी डे के फंड्स को इक्विटी में नहीं लगाया जाता। टोटल बचत में से ऐसी बचत जो चाहे 15 दिन का लॉकडाउन लग जाए तो हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उस बचत को कहते हैं अदर देन रेनी डे बचत, अदर देन रेनी डे सेविंग। तो आपकी जो भी सेविंग है, उस सेविंग का कितना प्रतिशत मैं इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करूं, तो 100 में से आपकी एज माइनस कर दीजिए। आपकी सेविंग का इतना प्रतिशत आपको इक्विटी में रखना चाहिए, ताकि आपकी वेल्थ क्रिएशन बहुत ही जबरदस्त। अगर आपकी उम्र 30 साल है या उससे कम है तो बधाई हो, इस वक्त आप 70% सेविंग को इक्विटी मार्केट में लगा करके जबरदस्त रिटर्न ले सकते हैं। आप अभी से ऐसा नहीं कि आपकी सैलरी बच रही है तो आपने एफडीज बनाना चालू कर दी, म्यूचुअल फंड्स में लगाना चालू कर दिए। नो 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 नो, आप 70% इक्विटी मार्केट में डाल के रखिए, क्योंकि आपकी एज काफी कम है और ये राकेश झुनझुनवाला जी बनने की उम्र है। जब आप आज से मल्टी बैगर स्टॉक्स में पैसे डाल के रख देंगे और जब आप अपने लेटर ईयर्स में जाकर के देखेंगे, तो हो सकता है आप पाएं कि आप करोड़पति हो चुके हैं उन शेयर्स के लिए जो शेयर्स आपने अपनी बचत के 70% में इन्वेस्ट की। अगर आपकी एज 40 साल है तो आप 60% इन्वेस्टमेंट का कहां रख सकते हैं, इक्विटी में। और अगर आपकी एज 50, तो मैं अपनी सेविंग्स का
सिर्फ 50% ही इक्विटी में डाल सकता हूं, बाकी मुझे एफडी, बॉन्ड्स एक्सेट्रा में डालना पड़ेगा। अब इक्विटी में डालने के दो तरीके हैं, या तो आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ले लीजिए या फिर आप शेयर मार्केट में डील कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि अब हमारे पास बिल्कुल क्लियर है कि हमारी सैलरी जो होगी उस सैलरी का 20% पर मंथ सेविंग होगी, और जो सेविंग होगी उसमें से हमारी एज में से 100 में से हमारी एज माइनस करके जितना परसेंट होगा उतना परसेंट इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होगा। तब जाकर हम जो अपना लॉन्ग टर्म गोल है उसको अचीव कर पाएंगे। ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड फिनोमेना है, इनके विपरीत जाने की कोई कोशिश ना। 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट का पैसा मिला, उस रिटायरमेंट के पूरे पैसे को आपने इक्विटी मार्केट में डाल दिया और इक्विटी मार्केट में ब्लड बात हो गया जैसा आज हुआ। बताइए कहां जाएंगे आप? उस एज में रिस्क लेने की आपकी कोई उम्र ही नहीं है, वो उम्र रिस्क लेने की नहीं है, रिस्क लेने की उम्र 30s की है। जब आपने अपनी पूरी सैलरी को 50% तो आपने लगा दिया हाउस होल्ड नेसेसिटी में और 50% आपने लगा दिया फॉरेन ट्रैवलिंग में, कार्स में, महंगे महंगे फोन्स में, महंगे महंगे गैजेट्स में, और वहां सेविंग नहीं की, और अब आप 60वें साल 50वें साल में जाकर के सेविंग की आप अगर कोशिश करेंगे तो अब आप रिस्क टेकिंग कैपेसिटी में नहीं है। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है सभी के लिए। तो जितनी भी मेरी महिला शक्ति यहाँ मौजूद है उनसे ये निवेदन है कि आप बिल्कुल इस फॉर्मूले को जो मैं बता रहा हूँ इससे आप टच से मस ना होइए, क्योंकि हमें इक्विटी शेयर्स में कमाना है, गंवाना नहीं। अब बात आती है कि आईपीओ और एफपीओ क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफर। कंपनी आ रही है, मार्केट के अंदर एंटर कर रही है और कह रही है आइए हमारे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए। और आप तो सभी जानती हैं नाइका का आईपीओ अभी आया था, दैट वाज आईपीओ ऑफ नाइका। उसके बाद आया पेटीएम का आईपीओ, उससे पहले आया था जोमेटो का आईपीओ, और आगे आने वाला है आईपीओ ऑफ एलआईसी, जिसके बारे में अभी बात करूंगा कि आईपीओ में पैसा लगाने से पहले हमें क्या देखना चाहिए। तो हम आईपीओ में पैसा लगाएं कि एफपीओ? देखिए साहब, मार्केट की चाल को समझना पड़ेगा। अभी मार्केट की चाल के तीनों आईपीओ की अगर मैं बात करूं, चाहे वो जोमेटो हो, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो नाइका, जिस प्राइस पर ये इशू हुए थे प्रीमियम ले लेकर, और जिस प्राइस पर ये लिस्ट हुए थे उस लिस्ट प्राइस और स्टॉक के जो परचेज प्राइस थे उसके बीच में जिसने कमा लिया उस दिन बेचकर, वो फायदे में रहा। उसके बाद तो ये शेयर्स जो लुढ़कना चालू हुए हैं तो अब तक लुढ़क रहे हैं, और आज की तारीख में मैं अगर उनको बाय करने जाऊं तो मैं आराम से बाय कर सकता हूं। दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। आज आप जाके नाइका का शेयर खरीद लीजिए, बहुत सस्ता हो गया है। आज आप जाके पेटीएम का शेयर खरीद लीजिए, ऑल टाइम लो मिलेगा। आज आप जाकर के जोमेटो का शेयर ले लीजिए, वो भी लो ही पड़ा होगा, क्योंकि आज तो दिन ही जबरदस्त था, सोमवार का दिन था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और इंडिया के आईआईटी सर्वेज ने कह दिया कि फरवरी में पीक आएगा। अब कल जैसे ही यह खबर आई कि फरवरी में पीक आएगा, इन्वेस्टर्स ने अपने हाथ खींच लिए, और सेलिंग चालू कर दी, और इसके कारण मार्केट जो है वो क्या हो गया है, डाउन हो गया है। रेगुलर करेक्शन, फिर से कॉन्फिडेंस लौटेगा, फिर से पैसा आएगा, फिर से बुलिश ट्रेंड चढ़ेगा। लेकिन ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस वक्त शेयर मार्केट में घुसने के लिए। आईपीओ की बात करें तो अब आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो कैसे?
निर्मला सीतारमन जी ने अपने बजट में बिल्कुल डिक्लेयर किया था कि वो एलआईसी का आईपीओ लेकर आएंगे। एलआईसी के आईपीओ की डेट अब तक आई नहीं है, लेकिन विद इन नेक्स्ट 1 मंथ और 2 मंथ्स वी विल गोइंग टू विटनेस आईपीओ ऑफ एलआईसी। और अभी आपको सब लोग बोल भी रहे होंगे कि अरे एलआईसी के आईपीओ में तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए, एलआईसी का आईपीओ तो जबरदस्त है, इसमें इन्वेस्ट करना ही चाहिए। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो उसके बारे में पढ़िए। आप गूगल पर इतना टाइप कर देंगे कि मैं एलआईसी के शेयर्स में इन्वेस्ट क्यों करूं या एलआईसी का आईपीओ क्यों लाऊं, तो आपको इतनी जानकारी मिलेगी ऑथेंटिक साइट्स पे। हाँ, ऐसे हर किसी साइट्स पर जाने की जरूरत नहीं है। ऑथेंटिक साइट्स पर आप जाएंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि आईपीओ लाना है या आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं। या फिर आप किसी कियास पार्टनर्स जैसे ब्रोकिंग फर्म में अगर आप जाएंगे और उनसे बोलेंगे कि जो आपके ब्रोकर और सब ब्रोकर फर्म्स हैं शेयर्स के, उनसे आप पूछेंगे कि भाई इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो आपको एडवाइस देंगे। तो पहले नॉलेज लीजिए उस कंपनी के बारे में जिसमें आप इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जाम्पल एक ब्रोकर फर्म मान लेता हूं कि मैं, आप ब्रोकर फर्म के पास जाओगे। ये ब्रोकर फर्म के पास जाना तभी संभव है जब आप ऐप के थ्रू जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं उनसे डील नहीं कर रहे हैं। आप पर्सनल 100% सर्विस प्रोवाइडर ब्रोकर से, जब आप फुल टाइम ब्रोकर से, फुल सर्विस प्रोवाइडर ब्रोकर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये सुविधा आपको वहां मिलेगी। ये जितनी भी साइट्स आ गई हैं जिनके एप्स लॉन्च हो गए हैं और वो ऐप लॉन्च होकर आपके मोबाइल पर आ गए और आप मोबाइल से ही ट्रेडिंग कर सकते हैं, वहां पर आपको कोई व्यक्तिगत सलाह देने वाला नहीं होगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जब आप इनिशियल बिगिनर हैं, आप जब शुरू ही कर रहे हैं, तो आपको शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है। आप ब्रोकिंग फर्म से, सब ब्रोकर फर्म से जिनके यहाँ आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया है, आप उनसे सलाह लीजिए। वो आपको सलाह क्या सलाह देंगे, जैसे आप मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर एलआईसी में इन्वेस्ट करूं या ना करूं, तो मैं कहूंगा देखिए एलआईसी के आईपीओ में निवेश क्यों करो, ये तो अपने पेपर्स में मिल जाती है खबरें। ये तो हमारे जो है दैनिक न्यूज़पेपर जो है उनमें ही मिल जाती है। ये भास्कर से साभार प्राप्त है कि एलआईसी के आईपीओ निवेश में क्यों सही। सर अब फैक्ट समझिए, आप बात कर रहे हैं एलआईसी के आईपीओ की। 97% भारतीय अभी भी इंश्योरेंस के दायरे से बाहर है। आप बताइए कि इस बिजनेस का पोटेंशियल कितना है। भारत की 3% जनता इंश्योर्ड है, 97% इंश्योर्ड नहीं है। यानी प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स देखिए आप एलआईसी के पास कितने। क्या आपको नहीं लगता कि एलआईसी का धंधा बढ़ने वाला है? यस, एलआईसी का धंधा बढ़ने वाला है। 97% लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है अभी तो। 66.2% मार्केट शेयर, अगर इंश्योरेंस बिजनेस के मार्केट शेयर की बात करूं तो भारत में अगर 100 इंश्योरेंस पॉलिसी हो रही है रोज, तो 66 इंश्योरेंस पॉलिसी एलआईसी कर रही है। मार्केट लीडर है। $7.24 लाख करोड़ रुपए के शेयर्स हैं एलआईसी के, और 300 टॉप कंपनी में एलआईसी की हिस्सेदारी 1% से ज्यादा। हमसे प्रीमियम पे पैसा लेकर एलआईसी क्या करती है, निवेश करती है। और देश की 300 टॉप कंपनियों में एलआईसी की 1% से ज्यादा की हिस्सेदारी। इतना सॉलिड एलआईसी जो है आईपीओ लेके। और बात करते हैं एलआईसी के 2018 से लेकर 17-18 से लेकर 20-21 के आंकड़े भी आपके पास। एलआईसी ने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, एलआईसी ने डेट इन्वेस्टमेंट कितना किया है, लोगों को डिबेंचर में कितना इन्वेस्ट कर दिया है, एलआईसी ने इक्विटी में कितना इन्वेस्ट किया है, और एलआईसी का प्रॉफिट क्या है।
18,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट 19, 20, 20, 21 का आ रहा है। ये कटिंग है पेपर। क्या LIC अपनी एजेंसी, अपनी LIC की पॉलिसीज बेच पाएगी? 97% स्टेक है तो LIC के पास 12 लाख एजेंट हैं, 1,14,000 कर्मचारी हैं। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 से 12 लाख करोड़ हो सकता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, रुकिए। और ऊपर से खुशी की लहर ये है कि जितने पॉलिसी होल्डर है LIC के, LIC ने उनको बोला है अपने अपने पैन को अपनी अपनी पॉलिसी के साथ अटैच कर दीजिए, क्योंकि पॉलिसी धारकों के लिए टोटल पब्लिक इशू का 10% हिस्सा रिजर्व कर दिया गया है। पॉलिसी होल्डर को शेयर IPO के मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। समझ में आ रही मेरी बात आपको कि मैंने क्या बोला? What I told you, this is important. ये सारी चीजें हमारे पास होना जरूरी है बिफोर वी कम टू वेयर अ कंक्लूजन कि हमें इसके IPO में लाना, इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये IPO ना 12 टाइम, 13 टाइम, 14 टाइम, 15 गुना ओवर सब्सक्राइब होगा। मैं आपको बोल देता हूँ, कम ही बोल रहा हूँ। इतने लोग जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए भागेंगे तो अलॉटमेंट तो सभी को आना नहीं है, ओवर सब्सक्राइब होना है। ओवर सब्सक्राइब होना मतलब मान लीजिए मैंने 100 शेयर इशू किए और 10,000 लोगों की एप्लीकेशन 100 शेयर के लिए, तो मैं कहूंगा कि ओवर सब्सक्राइब हो गया। और अंडर सब्सक्राइब मतलब मैंने 100 शेयर इशू किए, 80 लोगों ने अप्लाई किया, मैं बोलूंगा ये अंडर सब्सक्राइब है। ओवर सब्सक्राइब में फिर लॉटरी से शेयर निकलते हैं और जिनको शेयर मिलते हैं उनको शेयर मिलते हैं, बाकी को फंड मिल जाता है, आपको आपका पैसा वापस दे दिया जाए। ज्यादा लंबी प्रक्रिया नहीं, पूरी प्रक्रिया 2 महीने में खत्म हो जाएगी। तो IPO में पैसा लगाएंगे, अगर शेयर अलॉट हुए तो आपके पास आएंगे, शेयर अलॉट नहीं हुए तो आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। IPO का फायदा क्या? IPO का फायदा ये है कि आप जब IPO में इन्वेस्ट करते हो तो IPO में इन्वेस्ट करते समय आपकी जो इशू प्राइस होती है और जिस पर वो लिस्ट होता है उसके बीच में आपको डिफरेंस मिल जाता है। सो दैट इज कॉल्ड द डे प्रॉफिट। जिस दिन इशू हुआ उसी दिन मान लीजिए LIC आया और LIC ने आपसे कहा कि भाई हम लोग आपकी प्राइस रखेंगे 900 रुपए, 100 रुपए का तो शेयर है, 800 रुपीज की प्रीमियम। LIC इतना बड़ा ब्रांड है तो शेयर की वैल्यू तो 100 रुपए, लेकिन 800 रुपए हम आपसे मांग रहे हैं प्रीमियम, और ये शेयर 900 रुपए का होगा। आप आइए 900 रुपए लेकर जमा कीजिए, आपको शेयर अलॉट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं। अब जैसे ही आपने 900 रुपए दिए एक शेयर, और मान लीजिए 900 मल्टीप्लाइड बाय 100, आपने 90,000 रुपए के चेक बनाकर LIC को दे दिया, अप्लाई कर दिया, या आपने अपने डीमेट अकाउंट से अप्लाई कर दिया 1000 शेयर, 100 शेयर के 100 शेयर के लिए अप्लाई करने के बाद आपके पास एक भी शेयर नहीं आया तो आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर किस्मत से आपके पास शेयर आ गए तो अब जैसे ही 800 रुपए के शेयर आपको मिलेंगे और पहले दिन जब लिस्टिंग होगी, यानी PSE और NSE पे इसकी लिस्टिंग हुई, और मान लो इसका लिस्टेड होते ही इसकी प्राइस जो है 1500 रुपए चली गई, तो 800 रुपए से लेके 1500 रुपए तक के बीच का भाव आपको मिल जाएगा, आप बेच के बाहर हो सकते हो उसी से। सिंपल सी बात, इसे कहते हैं IPO का डे गेन। जिस दिन लिस्ट हुआ उस दिन क्या गेन हुआ। लेकिन पेटीएम के अंदर ये थोड़ा सा उल्टा गणित हो गया था। जोमेटो में लोगों ने कमाए, नाइका में भी कमाए, लेकिन पेटीएम में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो IPO में इन्वेस्ट करना रिस्की होता है क्या? हाँ, उतना कई बार गेन नहीं मिलता। अगर आपका
इशू साइज बहुत बड़ा है, जैसा पेटीएम का इशू साइज बहुत बड़ा था, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। अब आप मुझसे पूछो कि सर LIC में लगाएं कि नहीं लगाएं, तो मैं बोलूंगा रुको, इससे पहले भी बीमा कंपनियों के शेयर आए, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉरपोरेशन ने 2017 में लॉन्च किए थे। 770 से 800 रुपए के प्राइस बैंड पर ये लॉन्च हुआ था और आज औंधे मुंह गिरा तो 855 और 900 रुपए पे लॉन्च हुआ था, बाद में गिर के ये 185। ये आज के दाम नहीं है, ये कुछ दिन पहले के दाम है जब शेयर मार्केट गिरा था। तो क्या LIC के साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि ये 800-900 रुपए पर आए, 1000-1200 रुपए पर आए और धड़ाम से गिर के 185-186 पे चला जाए। तो जब IPO के बारे में डिसीजन, शेयर मार्केट में कुछ भी सर्टेन नहीं है, ये बात आप बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए। जोमेटो में कमा लिए हैं तो आप पेटीएम में भी कमा लोगे, और अगर पेटीएम में गंवा दिए हैं तो आप नाइका में नहीं कमा पाओगे, या नाइका में गंवा दिए हैं तो आप LIC में नहीं कमा पाओगे। ऐसा कुछ नहीं, आपको मार्केट की चाल को देखना पड़ेगा। LIC और GIC और NIA इन तीनों में अंतर है। LIC बहुत बड़ा जायंट है और जितने भी विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि पब्लिक इशू आने के बाद सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी के रूप में नंबर 1 कंपनी जो है वो LIC बनी। तो फिर हम LIC के IPO में निवेश क्यों नहीं करें? रिस्क तो अपनी जगह है, लेकिन LIC की बैलेंस शीट आप देखेंगे, जीरो गिनते गिनते आप थक जाएंगे, इतने जीरो हैं उसमें, मतलब करोड़ों के भी करोड़ रुपए। इतनी सॉलिड कंपनी है, भारत का रत्न है। अच्छा, इसमें इसको पब्लिक इशू लाने की जरूरत क्या पड़ी? LIC की पूरी शेयर होल्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट को उगाना है पैसे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने शेयर्स को बेचना चाहती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपने शेयर मार्केट के थ्रू हमको और आपको बेच रही। हमसे पॉलिसी का पैसा लिया, कंपनी बनाई, कंपनी ने पॉलिसी के पैसे से ग्रो किया, असेट्स बनाई, और कंपनी करोड़ों करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाकर आज भारत की जबरदस्त कंपनी बनी हुई है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि क्यों ना, चूंकि इस कंपनी जिसके शेयर 100 रुपए के होना चाहिए, 10 रुपए के थे जब भी इशू हुए थे, जब जो भी नॉमिनल वैल्यू के थे, जो आज उनका भाव मार्केट में 800, 900, 1000, 1100 भी वैल्यूएशन आने वाला है। वैल्यूएशन कितना आता है उस पर डिपेंड करेगा। वो वैल्यूएशन आने वाला है जब इतने में बिक सकते हैं, तो फिर हम क्यों ना विनिवेश कर रहे हैं। दैट्स कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। जो बजट के अंदर आते हैं ना, निर्मला सीतारमन जी ने कहा है कि वो डिसइन्वेस्टमेंट करने वाली है, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट का तरीका है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट इज कमिंग आउट विथ LIC, गवर्नमेंट इज कमिंग आउट थ्रू LIC शेयर्स, पब्लिक ऑफरिंग, पब्लिक ऑफर कर रहे हैं, आप ले लीजिए, और पब्लिक हाथों हाथ ले लेगी इस, अब पब्लिक हाथों हाथ लेगी इस पर्टिकुलर शेयर को, तो गवर्नमेंट को पूरा का पूरा पैसा मिलेगा, क्योंकि वो इस शेयर को दे रहे हैं। दैट्स कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो डेफिनेटली सरकार भी ये चाहेगी कि सरकार को लॉन्ग टर्म में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके डिसइन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी तो इन्वेस्ट किया था, उसको भी तो रिटर्न चाहिए। तो गवर्नमेंट को भी तो डिसइन्वेस्टमेंट करना है ना। तो गवर्नमेंट अगर ये चाहती है कि आगे भी डिसइन्वेस्टमेंट करती जाए, तो इसमें शेयर होल्डर्स के साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, ये तो गवर्नमेंट भी इंश्योर करे। तो मेरे हिसाब से LIC के IPO में इन्वेस्ट करने में कोई बुराई नहीं। आप IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और सुनिए, निराश न होइए। अगर IPO में आपके पास शेयर नहीं आए और आपके पास आपके पैसे वापस आ गए, IPO आ जाने दीजिए। 1-1.5 महीने में आपको उस शेयर की चाल पता चल जाएगी कि ये शेयर की चाल क्या है, और आपको हो सकता है 2-3 महीने के अंदर उसके लोएस्ट भी मिल जाए, और आप उस लोएस्ट पॉइंट पर उसको सेकेंडरी मार्केट से खरीद लें। तो दिस इज कॉल्ड
प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, आप सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट दोनों में जा सकते हैं। यू कैन गो इन सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट बोथ। तो मैं आपको आज इस लेक्चर में सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि आप अपनी सेविंग के, अपनी एज में से 100 में से अपनी एज माइनस करके जितना पैसा शेयर मार्केट में लगाने जा रहे हैं वो आप कैसे लगाएं। वो आप आईपीओ में लगाएं, तो मैंने आपको आईपीओ एक्सप्लेन किया, या आप एफपीओ में लगाएं। ये मोबाइल आपके पास रहेगा, इस मोबाइल के अंदर एक ऐप आपके पास रहेगा, उस ऐप के अंदर आपको पूरी कंपनियों की सारी लिस्टिंग आती है, आप इस ऐप के थ्रू परचेज और सेल कर सकते हैं। लेकिन जब आप बिगिनर हैं तो ऐप के थ्रू सेल परचेज पर न जाएं, अपने ब्रोकर या सब ब्रोकर के थ्रू परचेज और सेल पर जाएं, ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। ना नाइका का आईपीओ आया था, पेटीएम का आईपीओ आया था, जोमेटो का आईपीओ आया था। मैं फिर से आपसे ये कहूंगा कि अभी जल्दबाजी ना करें। नाइका का शेयर अभी कम प्राइस पर है, पेटीएम का शेयर भी कम प्राइस पर है, जोमेटो का शेयर भी कम प्राइस पर। आज शेयर मार्केट में सेंसेक्स कितना नीचे आया वो देखिए, निफ्टी कितना नीचे आया वो देखिए। 2 दिन तक नीचे जाने वाली चाल को ऑब्जर्व कीजिए कि क्या ये और नीचे जाने की तैयारी में। अगर आपको लगता है कि नीचे गया नीचे गया नीचे गया लेकिन अब ऊपर गया, मतलब ये वाला पॉइंट जो ऊपर आने वाला है, यहाँ से अब इसकी ऊपर वाली चाल जाने वाली, हो सकता है ऊपर वाली चाल यहाँ तक जाए और ये फिर नीचे आए। बट यस, नीचे आकर जब रिटर्न मारता है, ये वो पॉइंट होता है जहां हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एकदम से आज शेयर मार्केट गया और आज ही आपने इन्वेस्ट किया, पता चला कल और 300 पॉइंट गिर गया। जल्दीबाजी तो इस शेयर मार्केट में होती ही नहीं। अगर आपका भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है, अगर आप इम्पल्सिव बायर हैं, अगर आप किसी के कहने में आकर इन्वेस्ट करते हैं, तो कृपया शेयर मार्केट से दूर रहें। अपने पैसों में आग लगाने के लिए शेयर मार्केट नहीं है, समझदारी से निवेश करने के लिए शेयर मार्केट है। आप समझदार व्यक्तियों से सलाह लीजिए और फिर निवेश कीजिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो आपको मैं कह रहा हूं। अब हमें अकाउंट खोलना है, डीमैट अकाउंट खोलना है, तो आप डीमैट अकाउंट कहीं भी खोल सकते हैं। आपकी खुद की बैंक में जाके डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, पर अब वहां आपको निवेश की सलाह मिलती है या नहीं वो देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने मोबाइल पर डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। आजकल तो आप ऐप डाउनलोड करो और आपका मोबाइल अकाउंट आपका बैंक अकाउंट उससे अटैच करो और आपके पास आ जाता है, लेकिन वहां भी आपको कोई गाइडेंस मिलने वाला नहीं। आप अपने निकट के किसी ब्रोकर के पास जाएं जो आपको सलाह दे सके। अगर कोई नहीं है तो आप कियास पार्टनर का ये नंबर लिख सकते हैं, इस नंबर पर आप निखिल जी से बात कर सकते हैं। ही विल असिस्ट यू इन ओपनिंग दी डीमैट अकाउंट, क्योंकि डीमैट अकाउंट तो खोलना पड़ेगा। शेयर्स में ट्रेड करना है तो डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक ऑलरेडी डीमैट अकाउंट खुला हुआ है लेकिन आप वहां से कोई गाइडेंस आपको अवेलेबल नहीं है, या आपने खोल लिया था लेकिन आपको शेयर मार्केट की जानकारी नहीं है और इस कारण से आपको वो अब आपको स्विच करना है, या आप चाहते हैं कि आप एक और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो आप एक और डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। जैसे आपके बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं ऐसे आपके डीमैट अकाउंट्स हो सकते हैं। देयर इज नो पॉइंट इन दैट। You can have this number and call him. He will assist you in opening the demat account. He will assist you and guide you about these shares because he is here as a vice president in Kia Sparks. So he will look after the all the things. Now, अब ट्रेडिंग कहाँ करो? इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास 2 स्टॉक एक्सचेंजेस, एक बीएसई है और एक एनएसई। और बीएसई और एनएसई के जो इंडेक्सेस हैं वो इंडेक्सेस भी हैं।
और वो इंडेक्सेस क्या है, बीएसई और एनएसई के। सेंसेक्स और निफ्टी, सेंसेक्स जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो है सूचकांक है, और निफ्टी दो है, सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स बीएसई का सूचकांक है, वहां पर लिस्टेड 30 कंपनियों पर है, और निफ्टी एनएसई का इंडेक्स है, वहां पर 50 कंपनीज। ये 30 और 50 कंपनी कहां से लाए, टॉप कंपनीज अलग अलग सेक्टर की। ये क्यों आप निकाल रहे, ये सेंसेक्स और ये बीएसई और एनएसई ये क्या है। अब मैं आपको क्या बताऊं, चावल पके हैं या नहीं पके हैं ये देखने के लिए आप कुकर खोलकर जब थोड़े से चावल निकाल कर देखते हो और आप पूरी तपेली का हाल बता देते हो, तो यहाँ पर रोज सेंसेक्स और निफ्टी 30 कंपनियों और 50 कंपनियों के शेयर पर के मूल्यों में बढ़त और घटत देखी जाती है, और उन 30 कंपनी और 50 कंपनी के शेयरों की बढ़त और घटत से ये निर्धारित हो जाता है कि शेयर मार्केट में मंदी है या शेयर मार्केट में बुलिश ट्रेंड आ चुका है। तो ये निफ्टी और सेंसेक्स जो है ये अपने आप में आपके शेयर मार्केट की गति और चाल को नापने के पैमाने, ज्यादा आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर पेपर में पढ़ने में आता है निफ्टी बढ़ा, सेंसेक्स बढ़ा, मतलब शेयर मार्केट बढ़ा। निफ्टी गुड़ का, सेंसेक्स गुड़ का, मतलब आज शेयर मार्केट नीचे, आज फिर आ गया, शेयर होल्डर के करोड़ों स्वाहा, करोड़ों स्वाहा नहीं, करोड़ों स्वाहा वर्चुअली। अगर मैं बेच दूं तो एक्चुअली करोड़ों स्वाहा होगा, पर मुझे क्या जरूरत है, अगर मैंने एक शेयर 6,000 रुपए का खरीदा है और उसका भाव आज अगर 4,500 है, तो मैं उससे क्यों बेचने जाऊं। वॉरेन बफेट ने कहा है, अगर आप में अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को 50% नीचे जाते देखने का धीरज नहीं है तो शेयर मार्केट में मत आइए। 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट मैंने लिया, उससे 2,500 तक भी आ गया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी दिन वो 7,500 पर पहुंच जाएगा, आप ये मान के चलिए। यहाँ पेशेंस बहुत बड़ी बात है, इसलिए कभी भी प्रेशर के अंदर हमें लेना नहीं है इन्वेस्टमेंट, कि मेरी लिक्विडिटी है नहीं और मैं इन्वेस्टमेंट खरीद रहा हूं कि बढ़ जाएंगे तो बेच दूंगा और लिक्विड कर लूंगा और काम कर लूंगा। अगर शेयर फंस गया तो वो लिक्विड नहीं हो पाएगा आपका इन्वेस्टमेंट। बहुत क्लियर, किस कंपनी का शेयर खरीद, आपको कई नाम दिखेंगे। कोई बोलेगा ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, कोई बोलेगा निफ्टी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, कोई बोलेगा कि तुम तो एफएमसीजी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, और कोई आएगा और बोलेगा मल्टी बगर स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो। और मैं किस में इन्वेस्ट करूं, इनिशियल इन्वेस्टर हो तो स्थापित कंपनियों में ही इन्वेस्ट करें, लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करें। लार्ज कैप क्या होता है बताओ, पहले मैं ब्लू चिप बता दूं। जो टॉप नॉच कंपनीज होती हैं स्टॉक एक्सचेंजेस की, उन्हें ब्लू चिप कहा जाता है। अपनी अपनी इंडस्ट्री की टॉप 3 कंपनी, टेलीकॉम सेक्टर की टॉप 3 कंपनी, पावर सेक्टर की टॉप 3 कंपनीज, बैंकिंग सेक्टर की टॉप 3 कंपनीज, ऑटोमोबाइल सेक्टर की टॉप 3 कंपनीज, इन्हें कहा जाता है ब्लू चिप कंपनीज। इनका शेयर का बेस ही इतना होता है, करोड़ों शेयर होते हैं, तो इनको मार्केट फ्लक्चुएशन से फर्क नहीं पड़ता। जब करोड़ों शेयर्स का बेस है तो वहां उतना फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बोला जाता है लार्ज कैप कंपनीज और ब्लू चिप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। और आप लोग जो नए इन्वेस्टर हो, उन्हें अपनी इक्विटी एक्सपोजर का 80% ब्लू चिप कंपनीज में डालना चाहिए जिनमें रिस्क कम। यू हैव टू इन्वेस्ट इन ब्लू चिप कंपनी, या फिर आप इन्वेस्ट करें एफएमसीजी। एफएमसीजी मींस फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, टूथपेस्ट, साबुन, रोजमर्रा की जो चीजें, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज है, यूनिलीवर लिमिटेड है,
प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, आईटीसी है, कोलगेट पामोलिव है, एन नंबर ऑफ कंपनीज जिनकी प्रोडक्ट हम रोज यूज करते हैं अपने घर में। चाहे लॉकडाउन हो जाए, चाहे दुनिया थम जाए, कोलगेट तो आ गई, निरमा तो आ गई, क्या करेंगे? दीज ऑल एफएमसीजी कंपनीज। इनमें भी जो है काफी कम रिस्क होती है। तो ब्लू चिप कंपनीज होती हैं, उनमें काफी कम रिस्क होती है। इसके बाद अगर आप जाएं तो एफएमसीजी कंपनीज होती हैं, इनमें काफी रिस्क कम होती है। फिर लोग बोलते हैं लार्ज कैप में इन्वेस्ट। लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो का मतलब क्या? लार्ज कैप कंपनी के जितने शेयर्स मार्केट में हैं, उनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू से, एक कंपनी के 1 करोड़ शेयर मार्केट में है और उसकी आज मार्केट प्राइस 300 रुपए, 1 करोड़ शेयर मार्केट में है और 300 रुपए एक शेयर की प्राइस है, तो 300 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा। जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा होता है, वो कंपनी उतनी ही सुरक्षित मानी जाती है निवेश करने। तो आपको किस कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए? एज अ बिगिनर आपको खरीदना चाहिए ब्लू चिप, आपको खरीदना चाहिए एफएमसीजी, आपको खरीदना चाहिए लार्ज कैप फंड्स। आपको व्हाट्सएप पर सुबह सुबह आई कंपनी में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका आगा पीछे आपको मालूम ही नहीं। मैं आपको बता दूं, पिछले साल जो ये करोड़ों अकाउंट खुले हैं डीमैट के, ये सब ये वाले झुनझुने के ऊपर जो ऐप डलता है, वो वाले मैक्सिमम अकाउंट्स। ये अकाउंट लेकर हम बैठे होते हैं, उन्हें मालूम है इम्पल्सिव है इंडियन इन्वेस्टर, और इंडियन इन्वेस्टर जो इम्पल्सिव इंडियन इन्वेस्टर है, वो क्या करता है? सुबह सुबह उसके पास आ जाता है, आज इस फलानी कंपनी एक्स के 100 शेयर खरीद लो, अभी भाव 420 है, जाने की संभावना है 600। अब ये जो चलता है व्हाट्सएप, तो इसकी गति आप जानते हो कि ये भारत में कैसे फैलता है। 5 मिनट के अंदर करोड़ों इन्वेस्टर्स के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप चला जाता है कि ये कंपनी बढ़ने वाली है। सारे के सारे 9:30 बैठ जाते हैं स्क्रीन पर कि शेयर मार्केट खुलते ही ये तो खरीदना ही है। और जब एक साथ 1 करोड़ लोगों में से, मान लेते हैं 50 लाख ने ये बात मान ली, उन 50 लाख लोगों ने शेयर मार्केट में एक ही शेयर की डिमांड कर ली, तो धीरे धीरे उसकी प्राइस बढ़ना चालू हो जाती है। और जब वहां तक जाने के बाद लोग बोलते, देखा मैंने आपको टिप दी थी, ये आ गया। अब पता चलता है कि वो ऊपर उठने के बाद जो लोग जिन्होंने ये एसएमएस भिजवाए थे आप, वो तुरंत वहां जाकर पूरे शेयर छोड़ देते हैं और वो शेयर धड़ाम से नीचे गिरता है और हम कहते हैं हमको लॉस हो। आप ये डेली के स्पेक्यूलेशन में जा ही क्यों रहे हो? कौन सी कंपनी थी वो जिसमें आपने 1 लाख रुपए लगा दिए सुबह सुबह बैठकर और एसएमएस आया था? अरे वाह भाई साहब, आप एक बात बताओ बहन जियो, आप एक बात बताओ, आप ऐसे किसी के कहने पर तो साड़ियां नहीं खरीदते, ड्रेस मटेरियल्स नहीं खरीदते? ये तो शेयर की बात है, ऐसे कैसे किसी के कहने पर खरीद लेंगे हम? चाहे जांचेंगे, परखेंगे, 10 बार देखेंगे। और महिलाओं में तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि बिना देखे सोचे समझे तो वो कोई डिसीजन ना ले, साड़ी ना खरीदें, वो तो शेयर क्या खरीदेंगे? तो बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च किए कैसे आप शेयर खरीद सकते हो बताइए? हम कैसे रिसर्च करें, हम कैसे पढ़ें? अरे कितने सोर्सेस हैं आज की तारीख में, हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल है, चैनल्स हैं ढेर सारे, जानकारियां मिलती रहती। हर पेपर में एक पन्ना आता है व्यापार का, निवेश का, अब वो कर सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स है, बिजनेस स्टैंडर्ड्स है, जब आपको
या फिर आप अपने ब्रोकर से रिसर्च ले लें, आपके पास इतना समय नहीं है पढ़ने का, तो आपका जो ब्रोकर है वो आपको बताएगा, क्योंकि वो रिसर्च करके बैठा है। आप अगर एक्सिस डायरेक्ट के डीमैट अकाउंट खोल के बैठे हैं, तो एक्सिस बैंक की पूरी असेट मैनेजमेंट टीम बैठी हुई है, उनकी इक्विटी रिसर्च टीम बैठी हुई है, वो रिसर्च करने के बाद रोज आपको भेजते हैं कि हमारी रिसर्च टीम का कहना है कि ये शेयर्स खरीदिए, इसमें फायदा होगा, तो आप वो शेयर्स खरीदिए जिसमें उन्होंने। यू नीड टू हैव सर्टेन काइंड ऑफ एश्योरेंस, शुड आई इन्वेस्ट इट और शुड आई नॉट इन्वेस्ट। लार्ज कैप कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया कि लार्ज कैप कंपनीज क्या होती है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी रखना है। ऐसा नहीं है कि सारे बैंकिंग सेक्टर की कंपनी में ही इन्वेस्ट कर डाले, सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी में ही इन्वेस्ट कर डाले, या सारे हमने इन्वेस्टमेंट जो कर दी है वो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में ही कर दी। नहीं, all eggs should not be put in the same basket। बहुत क्लियर। आज की तारीख में किसी ने बोल दिया भैया ओमिक्रॉन का जो है एक लहर आने की संभावना है, तो मेडिकल फील्ड वाली जितनी फार्मा कंपनीज हैं और जितनी हॉस्पिटल वाली कंपनीज रन कर रही हैं, सबके शेयर खरीद के रख लो। आपने सारे शेयर खरीद के रख लिए और पता चला ओमिक्रॉन खुश हो गया, क्या करेंगे? वो सारे पैसे वहीं अटक जाएंगे। फिर आप बैठे बैठे इंतजार करते रहिए कि कब इनकी प्राइस बढ़ेगी। आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। आपकी सेविंग्स को भी मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि डाइवर्सिफाई होनी चाहिए। आपकी सेविंग बैंक में भी होनी चाहिए, थोड़ा आपका गोल्ड भी होना चाहिए, हो सके तो प्लॉट होना चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, गोल्ड हो गया, ये हो गया, इक्विटी शेयर्स हो गए। शेयर्स इसलिए क्योंकि इसके अंदर रिटर्न ज्यादा है, तो रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है। जो आपको ज्यादा रिटर्न देगा उसका जोखिम तो ज्यादा होना ही है, इट इज ऑलवेज बी देयर। सो डाइवर्सिफिकेशन करें। सर अब डाइवर्सिफिकेशन कैसे करें? अगेन आपका इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट आपको बताएगा कि आपको कौन कौन से शेयर्स लेने, कौन कौन से शेयर्स नहीं लेने। या तो आप स्वयं से कर लो या आउटसोर्स करो। सर हम ऐप पर कर लें। सर ऐप पर वो जाएंगे जिन्हें इन्वेस्टमेंट करने की समझ, जिनको पहले से जानकारी, अदरवाइज ऐसा ना करें। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप अपने आसपास जिन 25, 30, 40 लोगों ने डिस्काउंट ब्रोकर, मतलब जो 0% ब्रोकरेज फीस के साथ जो डील कर रहे हैं ऐप, उनको यूज करने वाले लोगों से पूछिए कि उन्हें लॉस हुआ है या नहीं, क्योंकि उन्होंने बिना रिसर्च किए मार्केट से जो टिप आई उस पर इन्वेस्ट कर दिया, वो तो गलत है। आप ऐसा इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। अब दिन भर आपको व्हाट्सएप पर ये टर्म मिलती होगी, मल्टी बैगर स्टॉक, मल्टी बैगर स्टॉक, मल्टी बैगर स्टॉक। एक स्टॉक जो अभी मार्केट गिरा हुआ है, सारे स्टॉक ओंधे मुंह पड़े हैं। अभी आप किसी छोटी कंपनी जिसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट आपको ज्यादा लगता है, उस ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज्यादा वाली छोटी कंपनी को पकड़िए जिसके शेयर 40 रुपए 50 रुपए चल। अभी मैं आपको बताऊं, आइडिया, आइडिया का भाव आज 13 रुपए था सुबह। एक जमाना था जब आइडिया के बारे में गलत मतलब सही खबरें नहीं आ रही थी, उस वक्त भाव था 5 रुपए पिक्चर, 6 रुपए, 6 रुपए 30 पैसे कुछ। मैंने अपने ही असिस्टेंट को बोला, मैंने कहा यार ये आइडिया की सिम मैं यूज कर रहा हूँ, आइडिया चल रही है कंपनी, आइडिया के इतने सब्सक्राइबर हैं, भले ही लॉस है, तो जब लोग बाग जोमेटो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नाइका में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पेटीएम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये तो आइडिया सेल्यूलर है। आइडिया सेल्यूलर बिलोंग्स टू अ वेरी रिनाउंड ग्रुप ऑफ इंडिया। आइडिया सेल्यूलर चलती हुई कंपनी है, मैं खुद आइडिया सेल्यूलर यूज कर रहा हूं। यार मैं इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मुझे रोका गया मत करो। मैंने कहा नहीं यार, मेरा फेथ ये कहता है कि ये कंपनी अच्छी है, इसमें इन्वेस्ट कर दो। 1000 शेयर ले ली। अभी भाव हो गया था 4 से 8 दिन पहले
इट वॉज 15 रुपीज। अब आप बताइए उस समय अगर मैंने 1000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपए यानी 5000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, अगर वो मुझे 4 महीने बाद 15,000 रुपए देकर के जाता है, तो ऐसा छोटा छोटा रिस्क लेने में क्या दिक्कत है? आप मुझे बताइए 5 रुपए से और कितना नीचे जाएगा? अब मान लीजिए आइडिया सेल्यूलर का रिवाइवल हो गया और मान लीजिए सरकार ने टेलीकॉम कंपनीज के लिए नई नीति ले आई और उस नई नीति के आने के कारण मर्जर्स एंड एक्विजिशन हुए और मान लीजिए आइडिया सेल्यूलर ने किसी को टेक ओवर कर लिया या किसी ने आइडिया सेल्यूलर में इन्वेस्टमेंट डाल दिया, पता चला कि आइडिया सेल्यूलर के शेयर जो थे, जो मैंने खरीदे हुए हैं सपोज 6 रुपए 30 पैसे पे, 6 रुपए 50 पैसे पे, वो इन्वेस्टमेंट जाकर हो गए किसी दिन 600 रुपए। अब आप बताइए 6 रुपए के 600 रुपए हो जाना, ये आश्चर्य की बात नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यही मल्टी बगर स्टॉक कहलाता है, जो कम कीमत पर होते हैं लेकिन जिनकी बुनियाद मजबूत होती है। इनके अंदर रिसर्च करके पैसा डाला जाए तो पैसे का ये हश्र होता है। ये 26 स्टॉक्स हैं मल्टी बगर्स 2020 के, जिसमें सबसे ऊपर है आलोक इंडस्ट्री 660 गुना परसेंट इंक्रीज हुआ, अडानी ग्रीन 525%, आरती ड्रग्स 420%, लॉरल्स लैब 376%, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज 261%, अल्काइल अमाइन केमिकल 255% परसेंट बोल रहा हूं मैं, यानी 660% ग्रोथ थी। अब आप बताइए ऐसे कोई शेयर्स आपके हाथ लग जाएं तो क्या नहीं हो सकता। तो आज मैं आपको जो बता रहा हूं वो सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपको सबसे पहले मैंने बताया कि आपको अगर अपना शेयर चालू करना है इन्वेस्टमेंट, मैं कहूंगा ये गोल्डन चांस है। शेयर मार्केट लुढ़का हुआ है, इस वीक में शेयर मार्केट की चाल को देखते हुए आप इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है। डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए मैंने एक नंबर दिया, आप उससे संपर्क कर सकते हैं या आप कहीं भी जाकर के डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह से अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए और अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करने के साथ साथ कमाइए। घर में पड़ा हुआ तिजोरी में जो पैसा है वो तो ईट आउट हो ही रहा है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि इन्फ्लेशन की रेट, हमारी तो मजबूरी है इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट करना हमारा शौक नहीं है, इन्वेस्टमेंट करना हमारी मजबूरी है। हमें 8% की दर से बढ़ रही महंगाई को कम से कम 15% के रिटर्न से काटना है, तब जाकर हम 7% का कुछ कमाल कर पाएंगे। और वो 7% ही हमारी कमाई है, आप 15% रिटर्न मत मानना, क्योंकि 8% तो महंगाई खा जाने वाली। 7% का एग्जैक्ट नेट रिटर्न हमको लेकर के आना है, उसे कहते हैं। अब ये तो था इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका। मैं बीच बीच में, आप लगातार इस चैनल पर बने रहिए, यूट्यूब वाला चैनल मैंने आपको लिंक भेजी है। मैं लाइव इसलिए आता हूं क्योंकि मैं लाइव आने में विश्वास रखता हूं, लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उनके जवाब दे पाता हूं। तो ये जो बात है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इस सीरीज को कंटिन्यू रखना है। अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगा आपके साथ इस सीरीज को लेकर, इसके 3rd एपिसोड को लेकर। आज हमने LIC के बारे में बातें की, थोड़ी और बातें करेंगे शेयर मार्केट और शेयर्स के बारे में। तब तक आप थोड़े और एजुकेट हो चुके होंगे अबाउट द शेयर्स, एंड दिस इज हाउ वी कैन गो अहेड। Thank you very much for again attending this workshop, and I love to uh, receive your comments and your feedback on this. And if you want that some improvement you need, definitely हम आएंगे, उन बातों पर भी आएंगे कि किन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी जैसे HDFC के एक शेयर के बारे में रिसर्च चल रही है, उस रिसर्च के कंप्लीट होते ही मैं आपको HDFC के उस शेयर के बारे में बताऊंगा कि भाई इसमें इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है। मैं उसके सारे टर्म्स आपको सरल भाषा में समझाऊंगा कि इसमें इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है। एक समझदार निवेशक हम बने और अपनी
कोई भी पूंजी जो हमने मेहनत से कमाई है वो शेयर मार्केट में डूबनी नहीं चाहिए। बस इसी ध्येय के साथ हमने ये पर्टिकुलर शेयरों वाली स्टार्ट की है। मैंने स्टार्ट तो हाउसवाइफ्स के लिए की थी, लेकिन हाउसवाइफ्स के साथ जो है बहुत सारे हमारे भाई लोग भी आ गए हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आपका देखने को मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच एंड वी विल बी मीटिंग अगेन ऑन नेक्स्ट मंडे at 5:30 in Sherwali episode number 3. Till then, goodbye. Thank you.